क्लास स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 9th 10th या 11th 12th में इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास दिया जाएगा जूम ऐप पर। इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस और साल्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार यदि किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है यानी अभिक्रिया करता है तो उसका गुण क्या क्या हो सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है। अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण और H2 गैस बनाता है। अम्ल के जगह पर अगर HCl रखते हैं और धातु की जगह पर अगर जिंक रखते हैं तो ZnCl2 और H2 बनते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग क्षारक से रिएक्ट करवाते हैं धातु से तो धातु और क्षारक रिएक्ट करके लवण बनाते हैं और H2 गैस बनाते हैं। क्षारक की जगह पे अगर हम लोग NaOH रखते हैं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं और धातु की जगह पर जिंक रखते हैं तो Na2ZnO2 मिलता है और H2 गैस मिलता है। इन दोनों ही केस में एक चीज़ सिमिलर है और वो है H2 गैस। इन दोनों ही केस में H2 गैस मिलते हैं। हम लोग को कैसे पता चलेगा जो इस अभिक्रिया के द्वारा जो H2 गैस निकल रहा है वो H2 गैस ही है या कोई और गैस है। तो इसको हम लोग एक परीक्षण के माध्यम से समझेंगे। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण यानी H2 गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस से निकलने वाली प्रणाली के पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती से पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है आइए हम लोग देखते हैं। यह एक प्रणाली है जिसमें इस प्रणाली में HCl और Zn रखा हुआ है। HCl एक अम्ल है और Zn एक धातु है। इन दोनों की अभिक्रिया के दौरान जो गैस बनेंगे वो गैस एक पाइप के माध्यम से एक टैब में रख देंगे और उस टैब में साबुन का पानी रखा होगा। गैस साबुन के पानी के माध्यम से होते हुए टैब से निकलेगा और अगर हम उस टैब के पास उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं तो उस मोमबत्ती से पॉप की साउंड निकलती है, जिससे यह निश्चित हो जाता है कि जो गैस निकलने वाला है वो हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस अधिक क्रियाशील होते हैं और अगर हम उसको जलती हुई मोमबत्ती के पास ले आते हैं तो उससे पॉप की ध्वनि निकलती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल और क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। धातु कार्बोनेट Na2 यानी यह एक धातु है और CO3 यह एक कार्बोनेट है। तो इन दोनों को मिलने से धातु कार्बोनेट बनता है। ठीक उसी प्रकार अगर धातु बाइकार्बोनेट को देखें तो Na एक धातु है और H बीच में आ जाता है जो एक हाइड्रोजन है और उसके बाद CO3 जो एक कार्बोनेट है। तो NaHCO3 को हम लोग धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ मिलता है तो क्या देता है। तो अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो वह लवण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। अगर हम लोग अम्ल की जगह पर HCl रखते हैं और धातु कार्बोनेट की जगह पर Na2CO3 रखते हैं तो हमें NaCl CO2 और H2 मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को लवण CO2 और जल मिलता है। सेम वही चीज़ मिलता है। अम्ल के जगह पर HCl रखेंगे और धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पर Na2H NO3 NaCl CO2 और H2 मिलता है। इन दोनों ही केस में भी एक चीज़ समान है जो है CO2 गैस। CO2 गैस निकल रहा है। हम लोग को फिर कैसे मालूम होगा कि जो इस अभिक्रिया में CO2 गैस निकल रहा है एक्चुअल में CO2 ही है। तो इसको भी एक हम लोग परीक्षण के माध्यम से समझ लेंगे। उससे पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि क्षारक अगर धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है। तो एक नोट है कि क्षारक जो है यानी बेस जो है धातु ना तो धातु कार्बोनेट और ना तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। आइए हम लोग देखते हैं CO2 का परीक्षण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित कराने पर दूधिया हो जाता है।
यानी जो गैस निकला था उसको अगर हम लोग परीक्षण के माध्यम से समझना चाहते हैं तो उसको चूने के पानी से प्रवाहित कराना होगा। अगर इस प्रकार हम परीक्षण करते हैं तो जो पानी या चूने का पानी वो दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और जो गैस प्रवाहित कराए ये दोनों रिएक्ट करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और H2O बनाता है। इन दोनों के बन जाने के बाद भी अगर हम लोग CO2 को नहीं बंद करते हैं, यानी CaCO3 प्लस H2O को बन जाने के बाद भी अगर उसमें हम लोग फिर से CO2 प्रवाहित कराते हैं तो बनता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी इसको हम बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका रंग दूधिया हो जिसका रंग पानी की तरह हो जाता है। आइए इसको हम लोग एक प्रश्नली के माध्यम से समझते हैं। तो सामने जो है एक प्रश्नली है, इस प्रश्नली में HCl गैस है और Na2CO3। HCl एक अम्ल है और Na2CO3 एक धातु कार्बोनेट है। तो इन दोनों के रिएक्शन से जो गैस बनेगा यानी CO2 बनेगा, उसको एक पाइप के माध्यम से एक प्रश्नली में एक ट्यूब में जमा करेंगे। उस ट्यूब में पहले से ही हम चूने का पानी रखे हुए हैं। उस चूने के पानी में जब CO2 प्रवेश करता है तो CO2 के कारण वो जो पानी है वो दूधिया हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग अगर उसमें और CO2 प्रवाहित कराते हैं तो उस चूने का पानी फिर से एक पानी की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी उसका रंग जो हो जाता है वो पानी की तरह रंगहीन हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल की जगह पर HCl और क्षारक की जगह पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है NaCl और H2O। और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, देखते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इन दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है और एक नया यौगिक का निर्माण होता है। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अम्ल और क्षारक आपस में मिले तो एक अलग उत्पाद बना जो है लवण और जल। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि Cu एक धातु है और वो एक ऑक्सीजन है। जैसे कि Zn एक धातु है और वो एक ऑक्सीजन है। सो अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल जुड़ता है तो वह लवण और जल बनाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारक के प्रकृति का ही होता है, यानी इसका कैरेक्टर क्षारक ही होता है, इसलिए इसको क्षारक मानते हैं और अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। हमें पता है कि क्षारक और अम्ल मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। सो धात्विक ऑक्साइड की जगह पर Cu और अम्ल की जगह पर HCl रखते हैं तो बनता है CuCl कॉपर क्लोराइड और H2O। इसके बाद जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यानी अगर जल में अम्ल तथा क्षारक को रखते हैं तो उसकी प्रकृति क्या होती है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अम्ल को देखते हैं। अम्ल को अगर जल में रखा जाता है तो वह H+ आयन देता है, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद H+ आयन H3O+, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, इस रूप में रहते हैं। यानी जो H+ आयन है वो इस रूप में नहीं रहता है बल्कि वह H3O+ के रूप में रहता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। चलिए हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है इसको समझ लेते हैं। सो मान लीजिए अगर कोई HCl है, उस HCl में अगर उस HCl को जल में डुबोते हैं तो उस HCl से H+ आयन रिलीज होते हैं और जल से रिएक्ट करते हैं तो बनाता है H3, यानी एक H HCl से मिलता है और 2 H H2O से मिलता है। तो कितने टोटल H हो गए, 3 और O+, और साथ ही कैल्शियम जो बचता है उस पर माइनस चार्ज लग जाता है, यानी कैल्शियम अलग हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगर क्षारक को जल में रखते हैं तो क्या होता है। तो क्षारक को अगर जल में रखते हैं तो उसमें OH- आयन देता है, यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जल से रिएक्ट कराते हैं तो Na अलग हो जाता है जिसपे प्लस चार्ज रहता है और OH अलग हो जाता है जिसपे माइनस चार्ज होता है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जल के साथ अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो क्या क्या सावधानियां होती है। सो हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अगर हम लोग किसी लैब में परीक्षण कर रहे हैं तो अम्ल और क्षारक को प्रश्नली में यानी जल में धीरे धीरे मिलाएंगे, न कि जल्दीबाजी में। उसके बाद यह प्रक्रिया बहुत ही उष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। अगर अम्ल को या क्षारक को किसी प्रश्नली में रख कर छोड़ देते हैं तो वह उष्माक्षेपी हो जाती है, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिससे चांसेस है कि उससे जो अम्ल है यानी एसिड है वो बाहर की ओर आ जाए और हमारे हाथ को जला दे, इसलिए उसको हिलाते रहने चाहिए।